गाइस, कैसे हैं आप सब। दिस इज़ नीरू धामा एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल धामा अकेडमी। आज हम लोग रिसर्च के कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे। इससे पहले हमने बेसिक्स ऑफ रिसर्च किया था, ये उसका पार्ट 2 है। तो चलिए करते हैं शुरुआत। देयर आर सर्टेन कॉमन डिज़ायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स इन द रिसर्च प्रोसेस। कि क्या कहा गया है कि रिसर्च प्रोसेस के या फिर रिसर्च के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, या फिर उसकी कुछ यू कैन से गुण भी नहीं कहते, उनकी विशेषताएं भी नहीं कहते, उनका मतलब कह सकते हैं आप। तो ये उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं अल्टीमेटली। तो इसके 5 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिसे हम बहुत डीप में और बहुत जेन्युइन स्टडी करेंगे, ताकि आपको एकदम जड़ तक रिसर्च के कैरेक्टरिस्टिक्स समझ में आए। फ्रॉम द रूट यू मस्ट अंडरस्टैंड दिस थिंग्स। सो लेट्स स्टार्ट। पहली बात करते हैं। पहला जो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है ऑब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिविटी इट मीन्स रिसर्च इज विदाउट एनी बायस। क्या कहा गया कि जो रिसर्च है वो बायसनेस नहीं या अनबायस्ड होनी चाहिए। बायसनेस का मतलब क्या होता है कि मैं कोई उसमें झोल मोल ना करूँ या कोई अपनी तरफ से कुछ चीज़ें ना डालूँ, एक्यूरेट डेटा ना दूँ, तो उसे अगर मैं एक्यूरेट डेटा नहीं देती तो उसको बायसनेस बोलते हैं। तो ऑब्जेक्टिविटी का मतलब होता है कि उसके अंदर बायसनेस नहीं होनी चाहिए। ऑल अदर कैरेक्टरिस्टिक्स आर बिल्ट अराउंड इट। अच्छा, ऑब्जेक्टिविटी एक बहुत बड़ा टर्म है जिसे हम साइंटिफिक भी बोलते हैं, सिस्टमैटिक बोलते हैं, ऑब्जेक्टिविटी बोलते हैं। तो इसमें हमें बहुत चीज़ें अंदर पढ़नी है इसके बारे में, जो कि ऑफकोर्स आपके रिसर्च के लिए तो बेहद इंपॉर्टेंट है। अगर आप सच में रिसर्च के टॉपिक को समझना चाहते हैं तो आपको ये चीज़ें समझनी चाहिए। अगर आप पीएचडी भी कर रहे हैं, आप रिसर्च भी कर रहे हैं, तो भी आपके लिए बेहद ज़रूरी है। तो इसका पहला है प्रोसीजरल सेफ गार्ड। वॉट इट सेड, प्रोसीजरल सेफ गार्ड, कीपिंग कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड डेटा एनालिसिस। कि प्रोसीजरल सेफ गार्ड का मतलब क्या है कि आप कोई भी डेटा ले रहे हैं, आप ऐसे कुछ भी छोटा मोटा, या फिर ऐसा होता है ना कि मतलब मुझसे कहा गया है पूरे साल का डेटा लेना है तो मैं कुछ भी ले रही हूँ। 2-3 महीने का डेटा ले लिया, मैंने कह दिया नहीं ये पूरे साल का, ऐसा नहीं होगा। आपको पूरा कंप्लीट रिकॉर्ड रखना होगा। उसके बाद बी पॉइंट बोलता है स्टैंडर्डाइजेशन होनी चाहिए। स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब है इट मीन्स यूजिंग यूनिफॉर्म एंड कंसिस्टेंट प्रोसीजर इन ऑल फेज ऑफ डेटा कलेक्शन। कि जब आप कोई डेटा कलेक्ट कर रहे हैं तो उसके अंदर कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। जैसे कि मैंने बोला पूरे साल का डेटा कलेक्ट करना है तो आपको जनवरी फरवरी मार्च ऐसा आपको इस तरह से करना है। तो आप क्या कर रहे हैं, भैया मेरा मन कर रहा है मैं सितंबर अक्टूबर नवंबर का उठा लूँ, मेरा मन कर रहा है तो दिसंबर जनवरी का उठा लूँ, मेरा मन। ऐसा नहीं होता। आपको यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए जब आप अपने रिसर्च में कोई डेटा उठा रहे हैं। नेक्स्ट, सी बोलता है ऑपरेशनलाइजेशन ऑफ कंसेप्ट्स। अर्थात इट बेसिकली मीन्स स्टैंडर्डाइजिंग द मीनिंग ऑफ कंसेप्ट। अगर आप कोई कंसेप्ट दे रहे हैं, आप ऐसे ही उसकी कुछ भी मीनिंग नहीं बता सकते, इट मस्ट बी स्टैंडर्डाइज्ड। फॉर एग्जाम्पल, अभी एक मैं एग्जाम्पल दूँ तो कोरोना का एग्जाम्पल, तो उसका नाम अगर कोविड-19 है तो वो क्यों है। आप ऐसे ही कुछ भी नाम तो उसको नहीं दे रहे ना, आप ऐसा नहीं कह रहे वो कुछ भी हुआ है, कुछ भी नहीं। उसका नाम कोविड-19 कैसे पड़ा, कुछ स्टैंडर्डाइज फॉर्म होगा, या तो वो उसका कहीं से निकला है, या फिर मतलब कुछ ना कुछ उसका बेसिक स्टैंडर्ड होगा, उसी की वजह से उसका नाम वैसा हुआ है। ओके। थर्ड इज फोर्थ इज अवॉइडिंग बायस। अर्थात द मोस्ट फॉर्मिडेबल चैलेंज इन द रिसर्च इज टू रिमेन ऑब्जेक्टिव एंड फ्री फ्रॉम बायसेस। मतलब कि आपकी रिसर्च में सबसे बड़ा जो चैलेंज आता है वो यही आता है कि आपकी रिसर्च बायस्ड ना हो। आप नहीं भी चाहते हैं, कई बार हो जाती है। फॉर एग्जांपल, आपको लेट हो रहे हो कहीं जाने के लिए, आपका मन नहीं है पूरा 1 हफ्ते तक रुकने के लिए, या फिर सारे रिस्पोंडेंट का आंसर लेने के लिए अपनी रिसर्च का, तो आपने अपने हिसाब से मैनिपुलेट कर दिया। हालांकि आप चाहते थे लेकिन आप लेट हो रहे हो तो आपने कर दिया, लेकिन इसका मतलब भी बायसनेस है। आप अगर नहीं भी कर पा रहे हो, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ कि आपको 50 लोगों का डेटा उठाना था, आपके पास सिर्फ 45 आ पाए, और आपके पास अभी टाइम नहीं है, आपको अर्जेंट कहीं जाना है, तो आपने क्या किया, 5 डेटा मैनिपुलेट कर दिया। तो ये बायसनेस होती है, आप ऐसा नहीं कर सकते। अगर आपके पास 45 डेटा है तो आप 45 अगर रिस्पोंडेंट हैं तो आप उन्हीं का डेटा दिखाओ। रिसर्च का मतलब ही यही होता है, जो है वैसा का वैसा दिखाओ। ओके, होप इट्स क्लियर। आपको अगर आप रिसर्च कर रहे हैं तो आपको ये चीज़ें समझ में आनी बेहद ज़रूरी है, और इन चीज़ों को आपको अपनी रिसर्च के लिए भी ध्यान में रखना होगा। इसके बाद अब बायसनेस को ही हम बहुत थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं कि क्या है बायसनेस। देयर कैन बी वैरायटी ऑफ बायस टू डिस्टॉर्ट पीपल इन कलेक्शन ऑफ डेटा। और बायसनेस सबसे ज़्यादा कहाँ होती है, जब हम कलेक्शन करते हैं डेटा का। जैसे कि मैंने अभी आपको क्वेश्चनर का एग्जांपल दिया। अब डिस्टॉर्ट पीपल का मतलब क्या है, जो कि भटका देते हैं। ऐसे कई तरीके होते हैं, मतलब
कहीं से भी एक अगर रिसर्चर है तो कहीं ना कहीं से भटक जाता है। जैसे कि पहला बोला इन्होंने एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस, कि बाहर से पर्सनल बायसनेस, मैं अपने हिसाब से कुछ दे दूँ कि भैया मेरा हिसाब है, मुझे ऐसा लगता है, ऐसा होना चाहिए। अरे नहीं, आपके लगने से कुछ नहीं होगा। वट एवर द रिसर्च इज कमिंग, whatever the result is coming, whether it is positive or negative, you have to show it in same manner. You cannot manipulate it. Hope it's clear. Next, expectancy bias, कि अपने तरफ से expectancy रखना, और placebo bias, ये सारे biasness के टाइप्स थे। अब आगे एक सेकंड कैरेक्टर पढ़ने से पहले मैं इसकी एक शॉर्ट समरी आपको बता देती हूँ कि रिसर्च का पहला जो कैरेक्टर है वो ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए। ऑब्जेक्टिविटी का मतलब साइंटिफिक तरीका, और उसके कुछ पार्ट है कि प्रोसीजरल सेफगार्ड, की मतलब कि वो पूरा कंप्लीट डेटा हो, स्टैंडर्ड फॉर्म में हो, कंसेप्ट आप ऐसे ही कुछ नहीं, स्टैंडर्डाइज मीनिंग होनी चाहिए, और बायसनेस तो कतई नहीं होनी चाहिए। ये ऑब्जेक्टिविटी के अंदर ये चारों पांचों चीज़ें आती हैं। अब बात करते हैं सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स की, जो कि है रिलायबिलिटी। अब रिलायबिलिटी का मतलब क्या होता है? Reliability in the context of research is consistency. Always remember RSC. Reliability means consistency. अब consistency का मतलब कि आपका कंसिस्टेंसी का मतलब कि आपका जो रिजल्ट है वो कंसिस्टेंट आ रहा है। अब इसका भी मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ, आपको बेहद अच्छे से समझ में आएगा। जैसे कि आपने कोई रिसर्च करी और उसका रिजल्ट हर बार वही आना चाहिए, मतलब आप अगर टेस्ट रीटेस्ट कर रहे हैं तो आपका रिजल्ट कंसिस्टेंट आए। फॉर एग्जांपल आपने एक क्लॉक का आपको एग्जांपल देती हूँ कि वो क्लॉक है और आपने कुछ टाइम सेट करा, तो आप ये देख रहे हो हर 12 घंटे में क्या वो 2 ही बज रहे हैं या नहीं बज रहे। अगर वो हर बार 2 बजा रही है तो कंसिस्टेंसी आ रही है रिजल्ट में, तो वो डेटा, वो रिसर्च आपकी रिलायबल हो जाएगी। ठीक है, क्या कहा मैंने? अगर एक क्लॉक है और अगर वो बार बार टेस्ट रीटेस्ट करने पे वही कंसिस्टेंट रिजल्ट ला के दे रही है तो वो आपकी रिसर्च रिलायबल होगी। ठीक है, और रिलायबिलिटी होना एक रिसर्च में बेहद इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स विच इज वैलिडिटी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, और इसको भी मैं आपको बहुत डिटेल में समझाने वाली हूँ ताकि आपका कंसेप्ट एकदम क्लियर होना चाहिए। जब मैं बात करती हूँ वैलिडिटी की, तो वैलिडिटी का मतलब होता है, अभी जैसे मैं क्लॉक का एग्जांपल लूँ, कि जब मैं बार बार उस रिसर्च में टेस्ट रीटेस्ट कर रही थी तो 2 बजे दिखा रहा था, घड़ी में 2 ही बज रहे थे बार बार, तो इसका मतलब वो कैसी थी? रिलायबल थी। लेकिन क्या सच में इस समय 2 बजने चाहिए? अर्थात क्या पता अगर मैं अपने फ़ोन से मैच करूं तो टाइम तो 4 बज रहे हैं, अब वहां पे 2 क्यों बजे? तो रिलायबल तो है लेकिन वैलिड नहीं है। समझ में आया? मतलब कि कोई भी रिसर्च रिलायबल और वैलिड दोनों होनी चाहिए। अगर आप कहते कि क्लॉक है, उस क्लॉक में बार बार 2 बज रहे हैं, ठीक है वो रिलायबल हो गई, लेकिन क्या 2 बजने चाहिए? क्या पता असल टाइम तो 4 हो और अब दिखा आपका 2 रहे, तो वो वैलिड नहीं होगी। वो फिर कैसी हो जाएगी? वो रिसर्च आपकी इनवैलिड हो जाएगी। तो आपको क्या करना है? रिसर्च को वैलिड भी करना है और रिलायबल भी, दोनों चीज़ें एक साथ चलनी चाहिए। उसके बाद वैलिडिटी के भी टाइप्स हैं। ये टाइप्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, सो लेट मी बी वेरी क्लियर, ये चीज़ें आती हैं। ये चीज़ें एग्जाम्स में कई बार पूछी जाती हैं कि इंटरनल वैलिडिटी क्या है, एक्सटर्नल वैलिडिटी क्या है, फेस वैलिडिटी क्या है, एंड देर आर सो मेनी मोर्स विच विल गोइंग टू डिस्कस। अच्छा, पहले हम बात करते हैं इंटरनल वैलिडिटी की। इंटरनल वैलिडिटी क्या होती है? जब हम बात करें वेरिएबल्स की, जब हम बात करते हैं वेरिएबल्स की जो कि हमारे इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं, तो इंटरनल वैलिडिटी आती है। मतलब एक रिसर्च में यदि मैं उसके वेरिएबल्स को चेक करूं, उसके इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल को चेक करूं, तो वो मेरी इंटरनल वैलिडिटी हो जाएगी। अब मैं बात करती हूँ सेकंड एक्सटर्नल वैलिडिटी की, तो वहाँ पे मैं देखती हूँ कि मेरा सैम्पल साइज़ कैसा है। अगर मैं उसके सैम्पल साइज़ को चेक करूँ तो वो मेरी एक्सटर्नल वैलिडिटी हो जाएगी। अब फेस वैलिडिटी का मतलब क्या है? कि रिसर्च देखने में कैसी है, वो मतलब सामने से, अगर मैं उसका एब्स्ट्रैक्ट भी अगर मैं फॉर एग्जांपल बता रही हूँ, पढ़ रही हूँ, तो वो उसकी वैलिडिटी कितनी निकल के आ रही है बाहर, वो फेस वैलिडिटी होती है। क्या बताया मैंने? कि इंटरनल का मतलब है आपका वेरिएबल्स, एक्सटर्नल का मतलब है आपके सैंपल्स, कि आप अपने सैंपल चेक करें, उसकी वैलिडिटी को चेक करें, और फेस वैलिडिटी कि आपकी रिसर्च कैसी है। अब आपको अगर इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल भी समझ रहे हैं तो मैं आपको फटाफट से समझा दे सकती हूँ, लेकिन लेट हो जाएगा, बहुत टाइम हो जाएगा, तो इट्स बेटर कि मैं आपको आपकी नेक्स्ट वीडियो में सब चीज़ें समझाऊँ वेरिएबल्स को लेके। अच्छा, नेक्स्ट वी आर क्राइटेरियन वैलिडिटी
एंड कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी। क्राइटेरियन वैलिडिटी कि मैंने कुछ क्राइटेरिया सेट कर रखा था अपनी रिसर्च में कि A डिग्री B डिग्री फॉर एग्जांपल आई एम गिविंग यू, तो उस क्राइटेरिया को मेरी रिसर्च ने फॉलो किया या नहीं किया, ये सब चीज़ें चेक करने के लिए मैं क्या करूँगी, क्राइटेरिया वैलिडिटी चेक करूँगी। कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी कि मेरी ओवरऑल जो रिसर्च है वो कितनी वैलिड है या नहीं। अब हमने क्या डिस्कस किया इसको एक बार फटाक से देखते हैं। वैलिडिटी का मतलब क्या होता है कि उसकी ट्रू रिजल्ट देखना। वैलिडिटी इन रिसर्च मेनली ऑफ रिसर्च स्टैंड फॉर द एक्यूरेसी ऑफ द प्रोसीजर्स। एक्यूरेसी अगर मैं चेक करूँ तो उसे वैलिडिटी बोलते हैं। और उसमें 5 उसके टाइप है, इंटरनल वैलिडिटी, एक्सटर्नल वैलिडिटी, फेस वैलिडिटी। इंटरनल हमारा वेरिएबल्स को चेक करती है, एक्सटर्नल सैम्पल्स को चेक करती है, फेस एक्चुअल रिसर्च क्या है उसको, क्राइटेरिया जो हमने क्राइटेरिया सेट किया था उसमें है या नहीं, और कंस्ट्रक्ट ओवरऑल वैलिडिटी चेक करती है। होप इट्स क्लियर। थोड़ा ज़्यादा हो रहा है लेकिन ये बेहद ज़रूरी है और बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट्स है, तो इसलिए आपको समझने बेहद ज़रूरी है। नेक्स्ट हम चलते हैं एक्यूरेसी पे। एक्यूरेसी क्या बोलती है? इट इज़ क्लोजली रिलेटेड टू वैलिडिटी। अभी आपको बताया था वैलिडिटी का मतलब ही होता है कि एक्यूरेट निकालना, ट्रू रिजल्ट निकालना, तो ये ऑफकोर्स क्लोजली रिलेटेड तो है वैलिडिटी से। इट मेजर वेदर द रिसर्च टूल्स हैव बीन सिलेक्टेड इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर एंड रिसर्च प्रोसीजर सूट्स द प्रॉब्लम और नॉट। ये चेक करती है कि जो आपने टूल्स लिए हैं, जो आपने स्टेटिस्टिकल मेथड लिए हैं अपनी रिसर्च को करने के लिए, क्या वो सच में बेस्ट पॉसिबल मैनर में लगाए गए हैं या नहीं, क्या वो एकदम एक्यूरेट है या नहीं, क्या वो आपकी रिसर्च की एक्यूरेसी को बढ़ाते हैं या नहीं। जब ये सब चीज़ें चेक करनी हो तो वो एक्यूरेसी होती है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज जनरलाइजेबिलिटी। आप कभी भी कोई रिसर्च करते हैं तो उसका जो मेन पर्पस होता है, एक स्पेसिफिक रिसर्च आप करने जा रहे हैं तो उसका जो मेन पर्पस होता है वो होता है उसको जनरलाइज करना। क्या होता है मेन पर्पस? कि उसे जनरलाइज किया जाए। अब जनरलाइज का मतलब क्या होता है? इट रेफर टू द डिग्री टू विच रिसर्च फाइंडिंग कैन बी अप्लाइड टू अ लार्जर पॉपुलेशन। जब आप कोई, फॉर एग्जाम्पल अब मैं कोविड का एग्जाम्पल लूँ, वो एक स्पेशल प्रॉब्लम है और उसका ऐसा सॉल्यूशन निकालूं ताकि वो लोगों को हेल्प कर सके, तो वो जनरलाइज हो सके। तो आप कभी भी कोई रिसर्च करते हैं तो हमेशा कोशिश कीजिए कि एक जनरलाइज आप टॉपिक लें, एक प्रॉब्लम लें जिससे कि बहुत लार्जर पॉपुलेशन को फ़ायदा हो यदि आप उसका सॉल्यूशन निकाल पाएँ। तो इसी तरह से सारे देश लगे हुए हैं कि अगर वो कोविड का वो निकाल लेते हैं, वैक्सीन निकाल लेंगे, तो उससे लार्जर सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन विल गोइंग टू कवर, इवन आप वी कैन से कि हर कोई कवर होने वाला है। तो आप कोई भी रिसर्च करें, द सैम्पल कंसीडर्ड इज द प्रिंसिपल, छोड़िए। तो मुद्दा क्या है कि जनरलाइजेबिलिटी होनी चाहिए रिसर्च में, कि आप कोई भी टॉपिक लें उसे लार्जर पॉपुलेशन पे लगा सकें। होप इट्स क्लियर। एक बार फटाक से हम इसकी समरी कर लेते हैं कि आपका रिसर्च के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थे। उसकी पहला है ऑब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिविटी के अंदर हमने इतने सारे पढ़े। सेकंड है रिलायबिलिटी, मतलब कि कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। थर्ड है वैलिडिटी होनी चाहिए। फोर्थ एक्यूरेसी एंड फिफ्थ इज जनरलाइजेबिलिटी। होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो, सो प्लीज़ आप इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। आपकी भी नॉलेज गेन होगी, मोरोवर आप जो फ्रेंड्स को शेयर करेंगे उनके लिए भी फ़ायदेमंद होगी। और ऐसे हम आगे भी बहुत सी सीरीज़ लाने वाले हैं। सो ऑल द बेस्ट, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच।